हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जेपीएससी को लेकर इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है जो जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर 1 है और हम चाहेंगे कि आप अपने स्तर से पहले इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और उसके बाद आंसर को मिला लें। इसमें वैसे क्वेश्चनों को रखा गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में रहने की संभावना है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीके थुंगल समिति से संबंधित है। किस समिति से संबंधित है पीके थुंगल? तो इसका सही आंसर है पंचायती राज से संबंधित है। पीके थुंगल जो है पंचायती राज से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन है सभी के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ मेन कीज है जो कि मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। यानी कि एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स पे भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते चलते हैं। पीके थुंगल समिति पंचायती राज से संबंधित है और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। ठीक है, बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दिया हुआ है। इसका जो सॉफ्ट कॉपी होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल से पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बल के अधीक्षक और प्रशासन के अधीन होते हैं कौन? तो बल के अधीक्षक और प्रशासन के अधीन जो होते हैं वो कौन होते हैं? केंद्र सरकार होती है। कौन होती है? केंद्र सरकार होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 7 के अधीक्षक और प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधीक्षक और प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, धारा 7 के अनुसार धारा 7 एक बल का अधीक्षक केंद्र सरकार में निहित होगा और बल का महानिदेशक पर्यवेक्षक और प्रशासन महानिदेशक में निहित होगा। मैंने पहले ही कहा कि बहुत डीपली मैंने सारा डिटेल्स को मेंशन किया है, आप इसे रुककर आराम से पढ़ सकते हैं। इस अधिनियम में देखिए कुल कितनी धाराएं हैं? 22 धाराएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की गई थी। यानी किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो आप यहां देख रहे हैं कि कितना है? 1 अप्रैल 1935। अगर थोड़ा सा भी अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो और थोड़ा सा अगर ध्यान लगाए तो जैसे कि अभी होता है कि 1 साल पहले किसी चीज का घोषणा होता है, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही होता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ठीक, की पॉइंट से कुछ देख लेते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल कहाँ शुरू हुआ था? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से कहाँ ले गया गया? मुंबई ले जाया गया। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान होता है जहां राज्यपाल बैठता है और जहां नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको सेट्स को दिया जाए। अगर आप इस सेट्स का रिवीजन कर लेते हैं, इस सेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप जेपीएससी, जेएसएससी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैंने बहुत जगह से इस क्वेश्चन सबको इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने के बाद मैं यहाँ पे इसे डाल रहा हूँ और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब आपकी तैयारी पूर्ण रूपेण सही दिशा में चल रही है। आगे देखते हैं। सतत विकास पहली बार निम्नलिखित में किसके द्वारा पारित किया गया था? सतत विकास तो भी लोग बहुत बार सुनते हैं, सतत विकास सूचकांक है, ये है, लेकिन किसके द्वारा ये परिणत किया गया था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ब्रटलैंड आयोग। कौन सा है? ब्रटलैंड आयोग है, ये इसका आंसर है। इसका डिटेल मैंने नीचे लिखा हुआ है। ब्रटलैंड आयोग ने अक्टूबर 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम पर हमारे सामान्य भविष्य नामक एक रिपोर्ट जारी की थी। इस दस्तावेज ने सतत विकास का अर्थ और संयोजन किया गया था। हिंदी में कन्वर्ट करने या टाइपिंग करने में थोड़ी समस्या होती है, तो अगर कुछ शब्द गलत हो गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। सतत विकास के जनक निकोला टेस्ला। कौन है? निकोला टेस्ला। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में इसे पढ़ भी सकते हैं। इसी के अंतर्गत है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का प्रबंधन और कम करना है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में एक सम्मेलन में अपनाया गया था। एक जटिल अनुसमर्थन प्रक्रिया के कारण यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल के लिए 192 पार्टियां हैं। कितनी पार्टियां हैं? 192। ये याद मत रखिए क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है, इस चीज को याद रखिए, काफी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला और तेल संपन्न देश कौन है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अफ्रीका में संपन्न, हाँ है, वहां एक देश है, इसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला और तेल समृद्ध देश है। जनसंख्या भी ज्यादा है यहाँ पे और तेल समृद्ध देश भी है। अफ्रीका में प्रमुख तेल उत्पादकों में नाइजीरिया, अंगोला, गैबनान शामिल है। अब थोड़ा नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। यह गिनी की खाड़ी पर एक अफ्रीकी देश है। कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी, जिसमें कई प्राकृतिक स्थल और वन जीव भंडारण है। क्रॉस रिवर राष्ट्रीय उद्यान और यांकरी राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्रों में जलप्रपात, घने वर्षा वन, सवाना और दुर्लभ निवास स्थान हैं। ठीक है, नीचे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पहचान जाने योग्य स्थलों में से एक जुमा रॉक है। कौन सा है? जुमा रॉक, जो अंबुजा की राजधानी से बाहर 725 मीटर लंबा एक मोनोलिथ है जो राष्ट्रीय मुद्रा पर चित्रित है। वहां के राष्ट्रीय मुद्रा पर ये क्या है? चित्रित है। हालांकि वहां से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन नाइजीरिया का ये कहाँ स्थित है? गिनी की खाड़ी पर स्थित है। और क्रॉस रिवर राष्ट्रीय उद्यान, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो आपको याद रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत के 90% से अधिक कोयले को उत्पादन करती है, यानी कोयले का उत्पादन करती है? तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके, बिंद प्रणाली, धारवाड़ प्रणाली, तृतीय प्रणाली और गोंडवाना प्रणाली। इसका सही आंसर कौन सा है? गोंडवाना प्रणाली। अब ये है क्या, यहाँ तो हमको ये पता चल गया कि गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत के 90% अधिक कोयले का उत्पादन कराती है, ये तो आप जान गए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आंसर तो साथ ही साथ बताते चला जा रहा हूं, लेकिन आप एकदम सही रूप से, यानी चीटिंग ना करते हुए अपना आंसर मिलाइएगा और देखिएगा आप कितना सही है। अगर 70% आप सही कर ले रहे हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में बढ़ रही है, नहीं तो प्रिपरेशन में जोड़ देने की जरूरत है। आइए जानते हैं गोंडवाना के बारे में। गोंडवाना भूमि गोंडवाना के ऊपरी पैलियोजोइक और मोसोजोइक संरचनाओं के नाम पर है। ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के महाद्वीप का भी इसका हिस्सा थे, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या है ये? नहीं समझे तो आगे देख लेते हैं कुछ। गोंडवाना एक भव्य महाद्वीप था जो नियोप्रोटेरोज़ोइक के अस्तित्व में था और जुरासिक के दौरान ड्रेक दर्रे के खुलने के साथ टूटने लगा। इओशीन के दौरान दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका अलग होने लगे, यानी पहले ये सब साथ में थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन नास्तिक और दृष्टिकोण में एक समाजवादी था? कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको यहाँ, कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको यहाँ। दामोदर चाफेकर, विनायक दामोदर सावरकर, अरविंदो घोष, भगत सिंह। जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो तुक्के मारने वाले लोग होते हैं, हालांकि मैं उन्हें गलत नहीं समझता हूँ, वो भी अपने दिमाग से कहीं यूज करते हैं। वो कभी कभी क्या करते हैं ना, जो वर्ड ज्यादा यूज हुआ हो वो सोचते हैं कि वो आंसर सही हो सकता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहाँ देखिए, दामोदर दामोदर 2 जगह है, यानी इन्हीं दोनों में कोई आंसर होना चाहिए, लेकिन क्या ये आंसर है? देख लीजिए, इसका सही उत्तर है भगत सिंह। यानी भगत सिंह नास्तिक और एक समाजवादी व्यक्ति थे। ये तो सच बात है, समाजवादी थे वो। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उनके बारे में तो डिटेल से जानेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक ऐसे अद्भुत इंसान, अद्भुत, उन्हें जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना तो बलिदान दे ही दिया, लेकिन नौजवानों को जगा के चले गए। आइए जानते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं भगत सिंह के बारे में जो यहाँ पे मेंशन है। भगत सिंह के बारे में, उन्होंने शुरू में महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन के समर्थन में काम किया था, ये तो आपको भी पता है। जब गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन भगत सिंह ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का रुख की ओर रुख कर लिया। पहले भगत सिंह जो थे महात्मा गांधी के साथ चलते थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वो भी उन्हीं के साथ थे, लेकिन गांधी जी की एक बहुत ही पुरानी, या फिर कहा जाए तो एक ट्रेडमार्क आदत है कि जब भी कोई इतिहास में, जब भी कोई खून खराबा हुआ है, गांधी जी अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उन्होंने अपना आंदोलन उस समय वापस ले लिया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने अपना क्या ले लिया? आंदोलन वापस ले लिया।
इससे भगत सिंह को बहुत तकलीफ हुई थी और उन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ रुख कर लिया था। वह दृष्टिकोण में नास्तिक और एक समाजवादी थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HSRA कहते हैं, के साथ थे वो। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 सितंबर 1929 को शारदा अधिनियम क्यों पारित किया गया था? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जहां भी एस्थेटिक जीके पूछा जाता है वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी वीवीआईपी है, ये बीबीआई है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शारदा अधिनियम क्यों पारित किया है? न्यूनतम विवाह की आयु की स्थापना करने के लिए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। मैंने इसलिए कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल विवाह अधिनियम कहते हैं। यह कब पारित किया गया था? ये 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की उम्र कितनी थी? 14 थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष थी। बाद में संशोधन के माध्यम से लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। शारदा नाम इसके प्रायोजक हुरबिलास शारदा के नाम पर रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि इसके प्रायोजक थे हुरबिलास शारदा। ये क्वेश्चन जो है ये रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी यानी रेलवे के एग्जामिनेशन में पता नहीं कितने बार ही पूछा जा चुका है और ये बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी की एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। शुजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब की? जितनी भी संधियां हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। यानी 1765 में क्या हुई थी? संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि पर 1765 में शुजा उद्दौला और शाह आलम ने द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के लिए हस्ताक्षर किए थे और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए केंद्र बिंदु था? जितने भी पंचवर्षीय योजना रही हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है एग्जामिनेशन में, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई थी। तो अभी जो क्वेश्चन है हम वहीं पर आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या था? पहला क्या था? कृषि। जब कृषि मिल जाएगा, जब हम लोग कृषि संपन्न बन जाएंगे तो क्या हम लोग उसको खोजेंगे? जॉब खोजेंगे। जॉब खोजने के क्या चाहिए हम लोग को? इंडस्ट्री चाहिए। यानी इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब थी? 56 से 61। ठीक है। राष्ट्रीय आय कितनी वृद्धि करना था? उसमें हम लोग 25% का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं। घाटा वित्त पोषण का अर्थ है कि सरकार खाली स्थान से पैसा उधार लेती है। सरकार किससे पैसा उधार ले सकती है? अगर खुद सोचा जाए, किससे पैसा उधार ले सकती है? क्या राजस्व विभाग? ये तो खुद राज्य सरकार के अधीन आता है। नहीं। विश्व बैंक
हम विश्व बैंक से क्यों जाए पहले? भारतीय रिजर्व बैंक, हाँ इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति निम्न प्रतिनिधित्व किसका करती है? मुद्रास्फीति, आप अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छा बात, आपको इसको समझ में आ ही रहा होगा। नहीं भी है तो मुद्रा का ऊपर जाना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। तो ऊपर कैसे जा रहा है देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी आना, कमी आएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जा रहा है? मुद्रा नीचे जा रहा है। वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होना, यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। माल और सेवाओं की अपरिवर्तनशील यानी बराबर रहना, उनमें से कोई नहीं, तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हमको ऊपर दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं की सॉरी कीमत में वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। डिटेल पढ़ने के लिए आप पॉज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, यानी हम लोगों का, मंदी को परिभाषित किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है कि मंदी मतलब सब कुछ रुक गया। यानी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे का एरो बनेगा, यहाँ पे ऊपर का एरो बनेगा और यहाँ पे इक्वल का एरो बनेगा। यानी जब भी डाउनफॉल होगा तो क्या होगा? आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आएगी। ठीक है, समझने का ये तरीका है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप इस डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है? अनुच्छेद से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा एग्जामिनेशन में, ये तो आप श्योर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3 नहीं, अनुच्छेद 239 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है। 2, 3 नहीं। यहाँ पे जितने अनुच्छेद हैं सबका यहाँ पे मैंने डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, किस अनुच्छेद में क्या होता है। आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ बेसिस जो मैंने 239 आंसर बताया इसका देख लेते हैं। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में हमें बताता है। 243 क्या बताता है? पंचायतों की परिभाषा। अनुच्छेद 243 क्या बताता है? पंचायतों। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये दिल्ली बेस्ड अगर एग्जामिनेशन होता है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि इसे भी देख लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, जानकारी रहेगी तो नुकसान नहीं है, फायदा ही। आगे चलते हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं के रूप में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान की गई? क्वेश्चन कुछ अटपटा लग रहा होगा, बट जब आप पीएससी लेवल एग्जाम दीजिएगा तो ये अटपटा नहीं है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट किस रिपोर्ट में भारत के में सुशासन की बाधाओं के रूप में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान की गई? इसका आंसर होगा बारहवां रिपोर्ट। और सब रिपोर्ट में क्या है डिटेल मेंशन पढ़ते हैं हम इसको। जो छठा
रिपोर्ट है वो क्या बताता है हमको? स्थानीय शासन, आतंकवाद का मुकाबला करना और धार्मिकता द्वारा रक्षा करना। ठीक है। जो 8वां रिपोर्ट है वो बोलता है कार्मिक प्रशासन का नवीकरण और नई ऊंचाइयों को बढ़ाना। 10वां रिपोर्ट सॉरी कुछ गलत हो गया है यहाँ पे, ये 10वां रिपोर्ट के अंदर होगा ये पॉइंट। और 12वां रिपोर्ट यहाँ मेंशन है नागरिक के लिए प्रशासन। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, बट जहाँ मिस्टेक है वहां मैं बता दूंगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट ने भारत की स्थिति को मुक्त से खाली स्थान तक घटा कर क्या कर दिया? आंशिक रूप से मुक्त, यानी भारत सरकार का जो रैंकिंग है वो डाउन हुआ है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड यानी हम लोग आंशिक रूप से मुक्त है। पहले हम लोग क्या थे? मुक्त है। अब हम लोग आंशिक रूप से मुक्त है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट ने भारत की स्थिति को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया है। पिछले 15 वर्षों में वैश्विक लोकतंत्र में गिरावट की ओर इशारा करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी का लगभग 75% हिस्सा एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पिछले वर्षों में गिरावट का सामना किया था। हम भी उसी देश में रहते हैं। 100 से स्कोर के साथ दुनिया का सबसे स्वतंत्र देश बना हुआ है फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन, जबकि 1 के साथ सबसे नीचे तिब्बत और सीरिया है। भारत का स्कोर 67 था, जो पिछले साल 71 से नीचे गिर गया था। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेदो के बाद पदभार कौन संभालेगा या संभालेगी? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आंसर भी दिख रहा है। ओकोंजो इवेला। कहाँ की है ये? नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजोआ इवेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक रूप में चुना गया है। वो रॉबर्टो अजेवेडो के बाद पदभार संभालेंगी। उन्होंने अगस्त 2020 में पदभार छोड़ दिया था। वह विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये PBI है। अब हम जानते हैं कुछ विश्व व्यापार संगठन के बारे में, कुछ देख लेते हैं क्या है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अठारह क्वेश्चन। मार्च 2021 में किसने महिला एकल के फाइनल में बासेल में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में एक रजत पदक जीता है? का नाम है PV सिंधु। का नाम क्या है? PV सिंधु। और ओलंपिक के दृष्टिकोण से इनका नाम अहम हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया खेल 2030 के मेजबानी नहीं करेगा? ये तो इम्पोर्टेंट है ही क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कतर। इसका आंसर क्या है? कतर। यानी कतर क्या होगा? मेजबानी करेगा। दो 2030 के एशियाई खेल दोहा कतर में आयोजित होने वाले एक बहु खेल अखिल एशियाई कार्यक्रम के 21वें
संस्करण को चिन्हित करेंगे। मस्कट में 16 दिसंबर 2020 को 39वीं उसी महासभा में ओमान दोहा को मेजबान शहर के रूप में चुना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शेखर कपूर। उत्तर क्या है? शेखर कपूर। शेखर कपूर का कार्यकाल कब तक रहेगा? 3 मार्च 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया, बैंडेड क्वीन, मासूम, अंग्रेजी फिल्म जैसे एलिजाबेथ, द गोल्डन एज जैसी अन्य फिल्मों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय एक छोटे शहर के प्रशासन के लिए स्थापित किए जाते हैं? इसको बोलते हैं नगर क्षेत्र समिति। क्या बोलते हैं? नगर क्षेत्र समिति। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में इंडिगो की खेती में खाली स्थान के कारण गिरावट आई थी। किस कारण गिरावट आई थी? 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता। ठीक, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत प्रख्यापित की गई थी? प्रख्यापित की गई थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा आधिकारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास प्रख्यापित की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा पूर्ण स्वराज की घोषणा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस में पढ़ी गई थी। सार्स एक बीमारी है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है श्वसन सिंड्रोम। आप लोग कोरोना सुन रहे हैं, सार्स इससे पहले आया था जो श्वसन सिंड्रोम का काम करता था, यानी सिंड्रोम रोग था ये, और ये भी बहुत ही खतरनाक रोग था। और कोरोना का ही प्रजाति है इसके अंदर भी। देखते हैं क्या है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम है ये। सार्स रोग का पूर्ण रूप गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम है। सार्स एक वायरल श्वसन रोग है जो कि सार्स से जुड़े कोरोना वायरस के कारण होता है। यह पहली बार फरवरी 2003 के अंत में चीन में उभरे और प्रकोप में अन्य 4 देशों में फैलने के दौरान इन्हें पहचाना गया था। रॉबर्ट ब्राउन को किस खोज के लिए जाना जाता है? रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस, यानी कोशिका का न्यूक्लियस के लिए इन्हें जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को। जबकि रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? न्यूक्लियस की खोज की थी। किसी खोज की थी? न्यूक्लियस की। दोनों ही न्यूक्लियस की खोज किए थे, लेकिन याद रखिएगा रदरफोर्ड ने परमाणु के न्यूक्लियस की खोज की थी और इन्होंने कोशिका का न्यूक्लियस का खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने।
निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? सबको पता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। याद रखिए मीथेन के बारे में कुछ चीज। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। इसका फॉर्मूला CH4 होता है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, और मोलर द्रव्यमान 16.04 ग्राम मोल होता है। क्वथनांक देख रहे हैं आप, घनत्व भी दिख ही रहा है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट बस इसका फॉर्मूला है, इसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग करने के संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्थिक विकास। ठीक, आगे। मवेशियों को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के जिम्मेदार है? यानी ऐसा कौन सा मेडिसिन था जिसके कारण दिक्कत होता है? तो डाइक्लोफेनेक। हम लोग भी खाते हैं डाइक्लोफेनेक दर्द निवारण के लिए, लेकिन ये गिद्धों के लिए जहर का काम करता है। जो भी मांस अगर डाइक्लोफेनेक से रिलेटेड मांस खाते हैं गिद्ध तो उनकी मौत हो जाती है। तो ये था आज का टेस्ट सीरीज। कल हम आगे और भी 30-40 क्वेश्चन जो भी होंगे मैं उसे लेके आऊंगा कि आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन टेस्ट कर सकें या फिर अपना स्टडी आपका कहाँ पे पहुंचा उसे आप टेस्ट कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।